हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। इलिप्स और हाइपरबोला में आज अपना लास्ट डे है। 3 लेक्चर इसके ऑलरेडी हो चुके हैं। 4th डे में आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो क्वेश्चन हमने पहले कभी नहीं किए हों, यानी बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे। कुछ नई परिभाषाएं आपको सीखने को मिलेगी, कुछ नए कॉन्सेप्ट होंगे। जो क्वेश्चन 3-4 बार हो चुके हैं वो अब मैं आप लोगों को नहीं करवाने वाला हूँ, उन क्वेश्चन को आप लोगों को ही करना है। मैं 30 वाले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं और 30 वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दीर्घवृत्त x² अपॉन a² y² अपॉन b² बराबर 1, इसमें a ग्रेटर देन है b, इसके सहायक वृत्त का क्षेत्रफल और दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल का दुगुना हो तो e का मान क्या होगा। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि पहले आप इसका डायग्राम बना लो। अगर आप इसका डायग्राम बना लेते हो तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा। देखो, क्योंकि a ग्रेटर देन है b, इट मीन्स ये फर्स्ट टाइप का है, तो ये फर्स्ट टाइप का आपके सामने इस प्रकार बन गया। ये फर्स्ट टाइप का इलिप्स मैंने बना दिया। क्लियर। अब ये क्या कह रहा है, इसका सहायक वृत्त, और सहायक वृत्त हमेशा कहां पर बनता है, दीर्घ अक्ष को व्यास मानकर जो वृत्त बनाया जाता है उसको सहायक वृत्त कहते हैं। तो ये इसका सहायक वृत्त हो जाएगा। क्लियर। और इस सहायक वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इस सहायक वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी a, क्योंकि दीर्घ अक्ष को व्यास मानकर बनाया गया वृत्त सहायक वृत्त होता है। हालांकि इतना अच्छा नहीं बन पाया है, अब मेरी आदत ऐसी है कि मुझे अच्छा बनाना ही पड़ता है। अब ठीक है ना। देखो, ये दीर्घवृत्त जो है उसका ये पॉइंट a0 है और ये 0b है। क्लियर। अब स्टूडेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो सहायक वृत्त हो गया, सहायक वृत्त, और ये हो गया आपके दीर्घवृत्त। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस दीर्घवृत्त के सहायक वृत्त का जो क्षेत्रफल है, सहायक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, सहायक वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, सहायक वृत्त की त्रिज्या ये हो जाएगी आपके a। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सहायक वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल का 2 गुना है। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई ab होता है। तो इसको सरल करने पर a का मान कितना आ गया, 2b आ गया। आपको क्या पूछ रहा है, उत्केंद्रता पूछ रहा है, तो e बराबर क्या हो जाएगा, c अपॉन a हो जाएगा। अब c का मान क्या होगा, √a² माइनस b², क्योंकि ये फर्स्ट टाइप का है इस वजह से, √a² माइनस b², और अपॉन में क्या आ गया, a आ गया। एक काम करो ना, ये b का मान उठाकर इसमें रख दो, आपका काम हो जाएगा आसानी से। क्लियर। तो मैं b की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं, e बराबर आ जाएगा अंडर रूट में a² माइनस में a²/4, और अपॉन में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो e का मान आ जाएगा √3/2। क्लियर, जो आपके बी ऑप्शन में दे रखा है। तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, सहायक वृत्त का आपको नॉलेज होना जरूरी है। अगला जो क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं इसमें ध्यान से देखना, ये क्या कर रहा है, एक अतिपरवलय के सापेक्ष इस वृत्त की किसी स्पर्श रेखा के ध्रुव का बिंदु पथ आपको निकालना है। सबसे पहले तो मैं इस वृत्त की स्पर्श रेखा लिखता हूं, फिर आपको वापस पढ़ के बताता हूं। क्लियर। तो लेट वृत्त पर कोई बिंदु, वृत्त पर कोई बिंदु आप पर मान सकते हैं ना, 2 cos थीटा और 2 sin थीटा, प्राचलिक रूप में इसका r का मान कितना है, 2 है। क्लियर। पर t का समीकरण क्या हो जाएगा, x x1 प्लस y y1 और बराबर में कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर में 2 आ गया। ये वृत्त की स्पर्श रेखा आ गई। अब वास्तव में क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस वृत्त की किसी स्पर्श रेखा के ध्रुव का बिंदु पथ हमें निकालना है, किसके सापेक्ष, अतिपरवलय के सापेक्ष। इट मीन्स ये जो रेखा है ना, ये जो वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये अतिपरवलय की ध्रुवीय है। अतिपरवलय की क्या है, ध्रुवीय है।
तो स्टूडेंट यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हम इसकी भी ध्रुवी का समीकरण निकालने वाले हैं और उसके बाद अपना काम आगे बढ़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे, सिंस यह अतिपरवलय की भी ध्रुवी होगी, ये अतिपरवलय की भी क्या होगी, ध्रुवी होगी। अब स्टूडेंट मैं एक काम करने वाला हूं, इस अतिपरवलय पर एक बिंदु पर, भैया मैं ध्रुव का बिंदु पर चाहिए ना, तो माना ध्रुव x1 y1 मान ले लो, और उस x1 y1 के सापेक्ष मैं इसकी ध्रुवी का समीकरण निकाल लेता हूं, जिसको इससे कंपेयर करवाएंगे। क्लियर, लेट ध्रुव x1 y1 है के सापेक्ष अतिपरवलय की ध्रुवी क्या हो जाएगी आपके x1 माइनस y1 और बराबर में 4। ये तो समीकरण 1 आ गई और ये समीकरण 2 आ गई। 1 व 2 की तुलना करवा लो, क्योंकि ये दोनों एक ही समीकरण है। 1 व 2 की हम क्या करवा लेते हैं, तुलना। तो ये आ जाएगा आपके कोस थीटा अपॉन में x1 बराबर में साइन थीटा अपॉन में माइनस का y1 और बराबर में आ जाएगा 2/4। क्लियर, तो इसको अगर आप गुणा भाग करवाते हो तो आपके रिजल्ट क्या आ जाएगा, कोस थीटा इक्वल में x1/2 और साइन थीटा बराबर में माइनस का y1/2। तो वर्ग करके जोड़ दो, तो वर्ग करके जोड़ते हो ना, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर x1² 4 और ये भी हो जाएगा y1² 4। तो आंसर आ जाएगा x1² प्लस y1² बराबर में 4, जो आपके बी ऑप्शन में दे रखा है। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन था, मैंने भी इसका डायग्राम नहीं बनवाया है, क्योंकि डायग्राम से आप लोगों को और ज्यादा इसमें उलझ जाओगे। तो सीधी सी बात यह है, इस वृत्त की कोई स्पर्श रेखा लो, ये स्पर्श रेखा आ गई। अब आपको अतिपरवलय के सापेक्ष इस वृत्त की जो स्पर्श रेखा है उसके ध्रुव का बिंदु पद चाहिए। इट मीन्स हमें क्या करना है, एक ध्रुव मानना है और उस ध्रुव के सापेक्ष इसकी ध्रुवी लिखनी है। वास्तव में इसकी ध्रुवी और इसकी स्पर्श रेखा एक ही रेखा को रिप्रेजेंट करेगी, तो फिर इसका बिंदु पद ऐसे निकालेंगे। क्लियर, अगला सवाल है, दीर्घवृत्त के नाभिलंब के सिरों को मिलाने वाले आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो दीर्घवृत्त मान लेते हैं हम फर्स्ट टाइप का, लेट x²/a² प्लस y²/b² बराबर 1 हम मान रहे हैं। और कौन सा वाला मान रहे हो, तो हो सकता है फर्स्ट टाइप का हम मान लेते हैं। ये एक दीर्घवृत्त हो गया। क्लियर, ये x हो गई और ये yx हो गई। ये दोनों x हो गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इसके नाभिलंब के सिरे, तो नाभिलंब के सिरे कौन से होंगे, तो ये हो जाएंगे इसके नाभिलंब के सिरे। नाभि क्या होगी इसकी, नाभि C0 भी कह सकते हो और AE,0 भी कह सकते हो। ये जो पॉइंट होते हैं ये नाभिलंब के सिरे हैं, इधर भी नाभिलंब के सिरे हैं। इनके निर्देशांक क्या होंगे, AE,B²/A। इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, माइनस का AE,B²/A। इसके निर्देशांक माइनस AE,-B²/A और ये हो जाएगा AE,-माइनस का B²/A। क्लियर, अब हमें इनको मिलाने पर जो आयत बनता है ना, इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई ये मान लो A, B, C और D है, तो AB और BC को गुणा करवा लो, ये आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपके AB इंटू BC। तो AB तो कितनी दिख रही है, ये तो दिख रही है 2AE और BC ये मुझे दिख रही है 2B²/A। तो ये आ गया आपके 4B²E, जो आपके इस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। क्लियर, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, फटाफटी हो गया ये। अगला सवाल है कि अतिपरवलय की एक नियता दे रखी है, नाभि दे रखी है, उत्केंद्रता दे रखी है, तो इसका समीकरण निकालना है। देखो ये क्वेश्चन इस प्रकार है, ये तो आपके नियता दे रखी है,
जिसका समीकरण x प्लस 2y, जिसका समीकरण आपको दे रखा है x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0। ये दे रखी है नाभि 2 1, और क्वेश्चन क्या कर रहा है कि परवलय की नियता दे रखी है, नाभि दे रखी है, उत्केंद्रता दे रखी है, तो आपको उसका समीकरण निकालना है। तो समीकरण कैसे निकालते हैं, आपको पता हो तो एक बिंदु ऐसे घूमता है P बिंदु, और P बिंदु के निर्देशांक हम क्या मान लेते हैं, h कोमा k या x कोमा y हम मान सकते हैं। तो अगर आपको समीकरण निकालना है तो SP बराबर EPM नहीं होता है क्या, SP बराबर EPM, तो SP बराबर EPM से SP क्या हो जाएगी, दूरी सूत्र से, तो ये आ जाएगा आपके दूरी सूत्र लगाओगे ना अंडर रूट में h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर में E का मान आ गया आपके 2 और परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम P टू M, इससे इस पर लंब डालोगे तो h प्लस 2k माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। क्लियर। अब एक काम करो, वर्ग कर दो दोनों तरफ, तो वर्ग करोगे ना तो ये 5 तो इधर गुणा करवा रहा हूं, तो 5 एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, और बराबर में ये 4 और इसका भी होल स्क्वायर खोल रहा हूं, ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4hk माइनस 4k माइनस में 2h, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca हो गया। अब अगर आप इसको एक जगह करते हो तो h स्क्वायर, दो घातों को अगर एक जगह लेंगे ना तो ये आ जाएगा आपके h स्क्वायर, फिर ये 5k स्क्वायर और ये 16k स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा माइनस का 11k स्क्वायर। अब एक एक घात में h वाले का नंबर ले लो, तो h वाले में माइनस का 20 है h, अच्छा दो घात में ये भी बच रहा है, तो माइनस का 16hk। क्लियर। अब h का नंबर ले लो तो माइनस का 20h, और इसमें h है ही नहीं क्या, है ये रहा, माइनस के 8h और माइनस के 20h, तो माइनस के 12h रह जाएंगे। कैलकुलेशन है, माइनस के 10h माइनस के 10k और ये इससे गुणा होगा तो माइनस के 16k, माइनस का 16 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 6k। कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं 5 इंटू 5 25, इधर 4 तो 4 इधर आएगा तो कितना रह जाएगा 21 प्लस के 21 बराबर 0। तो एच के का अगर आप बिंदु पथ लेते हो तो ये समीकरण आपके इस प्रकार हो जाएगा। देखते हैं कौन सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 के मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि बड़े बड़े थे तो निकालने में ही फायदा है। 44 वाला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 16xy माइनस 11y स्क्वायर 12x6y और 21, तो आई थिंक इसका फर्स्ट वाला आंसर है, ए इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला सवाल देखो, एक वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन में आपको समझाने का प्रयास करता हूं, उत्केंद्रण कोण क्या होता है। क्वेश्चन तो हम बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले मैं पोलर फॉर्म में आपको एक सिस्टम समझा देता हूं जो ग्रेजुएशन में तो काफी हम पढ़ते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस जब मैं पढ़ाता हूं तो फर्स्ट चैप्टर यही होता है कि पोलर फॉर्म का सिस्टम कैसे जनरेट होता है। तो ये एक पॉइंट है, मान लो भाई क्वेश्चन अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूं मैं, आपको ये कह रहा हूं 1 1 बनाओ भाई, जैसे ये कार्तीय रूप में, तो आपको कोई जोर आएगा ही नहीं, ये 1 1 हो गया भाई, x बराबर 1 और y बराबर 1, तो ये पॉइंट क्या हो गया 1 1 हो गया। क्लियर। लेकिन इसी पॉइंट को जब पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं तो वो पॉइंट √2 और π/4 होता है। कैसे होता है तो मैं आपको बता देता हूं ना, देखो ये x है और ये y है, तो ये रिलेशन होता है कि x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा, तो x बराबर 1 और r स्क्वायर बराबर क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये तो कार्तीय रूप में है। और ध्रुवीय रूप में जो होता है ना, ध्रुवीय रूप में बिंदु होता है r कोमा थीटा, जहां थीटा बराबर कैसे निकालते हैं tan इनवर्स y अपॉन x से निकालते हैं। तो r निकालोगे ना तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट मीन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा √2। थीटा निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके tan इनवर्स में 1 जो π/4 हो जाएगा। इट मीन्स
आपके बिंदु हो जाएगा √2 कोमा π/4। ये 1 पॉइंट पोलर फॉर्म में ऐसा दिखता है। अब 1 पॉइंट को आपने इसको तो ऐसे बना दिया। अगर मैं आपको ये कहता हूं कि कार्टेशियन फॉर्म में, पोलर फॉर्म में ये बिंदु आपको बनाना है, तो कैसे बनाते हैं? तो देखो फिर यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं हम, 45 डिग्री की लाइन खींचते हैं। कौन सी वाली लाइन खींचते हैं? 45 डिग्री की। तो ये 45 डिग्री वाली लाइन, π/4 वाली लाइन। अब इस π/4 वाली लाइन पर एक √2 का, क्योंकि आपने यहाँ पर 1 लिख रखा होगा, यहाँ पर 2 लिख रखा होगा, ध्यान रहे यहाँ पर y(x) नहीं होता है, नहीं तो आप गलती कर बैठोगे। फिर क्या करना पड़ता है, ये 1.4, √2 का मान 1.4 का यहाँ पर एक चाप काट देते हैं। क्लियर? यानी यूं भी कह सकते हो कि √2 त्रिज्या का जो वृत्त होता है और π/4 वाली लाइन जहां पर कटती है, वो बिंदु आपकी क्या हो जाएगा, √2 कोमा π/4 हो जाएगा। क्लियर? तो ये सिस्टम होता है। तो ये जो कोण आया ना π/4, ये वाला कोण, इसको बोला जाता है उत्केंद्रण कोण। क्या बोलते हैं इसको? उत्केंद्रण कोण बोलते हैं। अब आप देखो यहां पर कि हम जो क्वेश्चन लेने वाले हैं उसमें आपको एक दीर्घवृत्त दे रखा है, और दीर्घवृत्त को मानक रूप में बदल दो। पहले तो ये आपको दे रखा है x² / 6 y² / 2 = 1। ये फर्स्ट टाइप का है ऑब्वियसली। किस टाइप का दिख रहा है आपको? फर्स्ट टाइप का दिख रहा है। तो ये फर्स्ट टाइप का एक मैं दीर्घवृत्त बना लेता हूं। ये फर्स्ट टाइप का आपका दीर्घवृत्त हो गया। अब उसके बाद में ये कह रहा है कि उस बिंदु का उत्केंद्रण कोण क्या होगा जो केंद्र से 2 इकाई की दूरी पर हो। अच्छा एक बात बताओ, ये x² / 6 लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये √6, 0 है, ये पॉइंट 0, √2 है। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट, जो केंद्र से 2 इकाई की दूरी पर हो, √6 का मान कितना होता है? लगभग कितना होता है? √6 का मान 2 पॉइंट समथिंग होगा। क्लियर? तो आपको एक ऐसे बिंदु, देखो अगर मैं आपको ये पूछूं कि बताओ इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी कितनी, तो आपका आंसर होगा कि सर 2.3 के करीब होगा। इस बिंदु का कितना होगा? तो 1.4 के करीब होगा। यानी मुझे केंद्र से ऐसा बिंदु चाहिए जिसकी दूरी कितनी हो? 2 इकाई हो। कितनी इकाई हो? 2 इकाई हो। उस स्थिति में जो बिंदु है, तो ये वाला कोण मुझे निकालना है। अब ये वाला कोण ही उत्केंद्रण कोण होता है। और ये कैसे निकालेंगे देखो अब ध्यान से। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो पॉइंट होगा ना, यहां पर कोई भी पॉइंट, इसकी बाउंड्री पर कोई भी पॉइंट होगा, उसके निर्देशांक क्या होंगे? तो इसकी बाउंड्री पर किसी भी पॉइंट के निर्देशांक हम लिखते हैं प्राचलिक रूप में, जो आपके हो जाएंगे √6 cos थीटा प्लस √2 sin थीटा। ये इसकी बाउंड्री पर कोई भी बिंदु हो गया। अब स्टूडेंट आपको क्या चाहिए? थीटा का मान चाहिए। थीटा कैसे निकालोगे? देखो थीटा अगर हमें निकालना है तो ये क्या कह रहा है कि आर का मान कितना लेना है? 2 लेना है। अब आपको एक सर्किल बनाना है, क्योंकि ये सिस्टम पूरा सर्किल पर चलता है। ये पूरा सिस्टम किस पर चलता है? सर्किल पर चलता है। तो स्टूडेंट माना कि ये जो बिंदु है ना, √6 cos थीटा और √2 sin थीटा ही है, ये वाला बिंदु है। क्लियर? अब स्टूडेंट अगर ये बिंदु वही वाला है, तो मैं क्या करने वाला हूं, एक सर्किल बना रहा हूं और उसकी रेडियस क्या रख रहा हूं मैं? 2 इकाई की। रेडियस क्या रख रहा हूं मैं? 2 इकाई की, क्योंकि r बराबर आपको क्या लेना है? 2। तो स्टूडेंट ये r बराबर 2 इकाई का मैंने क्या बना दिया? एक सर्किल बना दिया। अब स्टूडेंट सर्किल की क्या कंडीशन होती है जो आप लगा सकते हो, क्योंकि ये √6 cos थीटा और ये √2 sin थीटा, और ये क्या हो गया? 0, 0। तो बताओ इस OP पॉइंट की जो दूरी है वो त्रिज्या का काम नहीं कर रही है क्या? डेफिनेटली काम कर रही है। तो अब मैं क्या लिखूंगा? अब r बराबर 2 का एक वृत्त बनाया गया है। क्लियर? जिस पर P पॉइंट त्रिज्या के बराबर होगा, त्रिज्या के बराबर दूरी पर होगा। क्लियर? इट मींस OP बराबर कितना हो जाएगा आपके? 2। और जब आप दूरी सूत्र से निकालोगे तो 6 cos² थीटा प्लस 2 sin² थीटा
इक्वल्स टू 1 आ गया, सॉरी 2 आ गया। अच्छा स्टूडेंट एक बात बताओ, 4 कोस स्क्वायर थीटा को तो अलग कर दो, 4 कोस स्क्वायर थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा मिलकर आपके क्या बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे, और बराबर में त्रिज्या का स्क्वायर भी तो 4 हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा आपके 4। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देखो कि 4 कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया, 4 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2 आ गया, तो कोस थीटा का मान कितना आ गया, 1/√2, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। तो स्टूडेंट ये वाला टॉपिक आपको अगर मान लो बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया हो, उत्केंद्रण कोण ये पोलर फॉर्म का, तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए, हम डिफरेंशियल कैलकुलस जब पढ़ेंगे ना तो उसमें काफी डिटेल में मैं इस चीजों को समझाता हूँ, ताकि पोलर फॉर्म को कार्टेशियन में, कार्टेशियन को पोलर फॉर्म में चेंज करवाने का सिस्टम आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। अगला सवाल है कि यह रेखा इस दीर्घवृत्त को अगर स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु का उत्केंद्रण कोण निकालना है। तो देखो यहां पर कैसे करेंगे, सबसे पहले तो एक डायग्राम बना लेते हैं। ये एक दीर्घवृत्त हो गया, और एक रेखा दे रखी है जो इसको स्पर्श करती है, तो मान लो ये वो रेखा हो गई, ये उसकी रेखा हो गई। क्लियर। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, रेखा इस दीर्घवृत्त को स्पर्श करती है तो इस स्पर्श बिंदु का उत्केंद्रण कोण चाहिए। उत्केंद्रण कोण का मतलब ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले तो मैं दीर्घवृत्त पर एक बिंदु मान लेता हूं। दीर्घवृत्त पर आप क्या बिंदु मान सकते हो, ये हो जाएगा आपके a कोस थीटा और b साइन थीटा, ये इसकी परिधि पर मैंने एक बिंदु मान लिया। क्लियर। क्योंकि ये रेखा अगर इसको स्पर्श करती है तो प्राचलिक बिंदु तो कहीं भी माना जा सकता है ना, तो फिर ये प्राचलिक बिंदु जो इस दीर्घवृत्त की परिधि पर है और ये दीर्घवृत्त और ये रेखा आपस में स्पर्श करती है, तो ये बिंदु इसको भी तो संतुष्ट करेगा। क्लियर। तो फिर यहां पर क्या लिखेंगे, लेट दीर्घवृत्त पर P बिंदु a कोस थीटा और b साइन थीटा है। सिंस रेखा स्पर्श रेखा है, रेखा स्पर्श करती है और स्पर्श करती है, अतः P रेखा पर भी होगा, और अगर रेखा पर भी होगा तो फिर इसमें रख दो ना a कोस थीटा अपॉन में a प्लस b साइन थीटा अपॉन में b और बराबर में √2। तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल में क्या आ गया, √2। थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, क्या करोगे, वर्ग कर दो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर में कितना आ जाएगा, 2। ये 1 बनेगा, जो साइन 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बताओ साइन 2 थीटा का मान 1 कब होता है, जब 2 थीटा की वैल्यू क्या हो आपके π/2, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, π/4, जो आपके 45 डिग्री दे रखा है। क्लियर। अब मैं आ जाता हूं असिम्प्टोट पर। असिम्प्टोट के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस में सारी चीजें डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ लेंगे क्या, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें असिम्प्टोट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, असिम्प्टोट के 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मेरे हिसाब से, और असिम्प्टोट इतने आसान तरीके से हैंडल की जाती है, क्वेश्चन तो उसके 2-2 पेज के होते हैं, लेकिन इतनी आसान ढंग से उसको हम हैंडल कर सकते हैं जिसमें आप उस क्वेश्चन को 1 मिनट से भी कम समय में कर सकते हो। हालांकि उसके बेसिक कुछ सीखने पड़ते हैं, लेकिन सीख जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी, सीख ही सकते हैं। यहां पर असिम्प्टोट के बीच में कोण निकालना, तो पहले असिम्प्टोट निकालनी पड़ेगी, और असिम्प्टोट का फिलहाल मैं अगर आप लोगों को समझा रहा हूं उसको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि पूरा एसिम्प्टोट का पार्ट तो यहां पर है नहीं। और वो क्या है सिस्टम देखो, x माइनस ए, इसके गुणनखंड हो रहे हैं x माइनस ए और y, और x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। तो ये f2 प्लस f0 बराबर 0 लिख सकता हूं ना मैं इसको, क्योंकि ये तो 2 पावर का है और ये 0 पावर का है।
असमटोट का एक इंस्पेक्शन मेथड ये होता है कि वेरिएबल की पावर के बाद में सीधा ही अगर मान लो जो भी पद आता है उसमें कम से कम अगर दो पावर का गैप हो तो असमटोट का जो संयुक्त समीकरण है असमटोट F2 बराबर 0 से दी जाती है। क्लियर? तो फिर F2 बराबर 0 से दी जाती है तो x माइनस ए एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 0 आ जाएगी। तो पहली असमटोट ये क्या आ जाएगी x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी बराबर ए बराबर 0, जिसका डाल क्या आ जाएगा आपके b अपॉन ए। ऐसे ही असमटोट 2 ये हो जाएगी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 0, और जिसका डाल क्या हो जाएगा माइनस का b अपॉन ए। दो रेखाओं के बीच में कोण कैसे निकालते हैं? तो हम कोण निकालते हैं टेन थीटा बराबर m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2 से। तो टेन ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट टेन थीटा बराबर, इसको हम m2 माइनस m1 लिखेंगे ना तो ये आ जाएगा आपके b अपॉन में a प्लस में b अपॉन में a अपॉन में 1 माइनस b अपॉन a और b अपॉन में a आ जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट ये थीटा बराबर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, थीटा बराबर टेन इनवर्स ये कंप्लीट मैटर b अपॉन a प्लस b अपॉन a अपॉन में 1 माइनस b अपॉन a और b अपॉन में a ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको तो 2 टेन इनवर्स b अपॉन a भी लिख सकते हैं, क्योंकि टेन इसको 2b अपॉन a लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ये 2b अपॉन a, क्योंकि 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको 2 टेन इनवर्स x भी तो लिख सकता हूँ, तो 2 टेन इनवर्स में तो ले आए हम। अब यहाँ पर आपको इसको आगे सोल्व करना है और आंसर क्योंकि ई में दे रखा है तो ई में चेंज कराओ इसको, क्योंकि हमने जो माना है ना वो फर्स्ट हमें माना क्या है, हमें जो दे रखा है वो फर्स्ट टाइप का है। तो फर्स्ट टाइप के जो फॉर्मूले होते हैं वो हम अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टाइप के फॉर्मूले क्या होते हैं, देखो C बराबर क्या होता है, E बराबर क्या होता है आपके C अपॉन में A होता है। क्लियर? और C का मान क्या होता है आपके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में a, ये आपके C का मान होता है। तो आप B को यहाँ से हटाओगे, तो B को अगर हटाना चाहते हो तो पहले तो ये इसको इधर लेके आओ भाई EA, तो ये आ जाएगा आपके EA बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर भी साथ में लगा दो। तो बी स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर की जगह लिख सकते हो a स्क्वायर और e स्क्वायर माइनस में 1। क्लियर? तो मैं इस b को हटाकर ये रख देता हूँ ना, तो जैसे ही आप पुट करोगे तो ये आ जाएगा 2 टेन इनवर्स b की जगह मैं क्या रख सकता हूँ a अंडर रूट में e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में a, इससे ये कट जाएगा। अब e स्क्वायर माइनस 1 जो आंसर आ रहा है ये तो मैच ही नहीं हो रहा है, तो मैच होगा जिससे करवा दो ना, फिर तो मैच किससे हो सकता है, तो फिर यहाँ ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। इतना लफड़ा था कि इस क्वेश्चन में देखो भाई ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, और ये ट्राइंगल मैं आपके सामने इधर बना रहा हूँ क्योंकि ये मैच हुआ नहीं है ना 10 से, तो स्टूडेंट जिससे मैच होगा उससे करवा लेंगे। तो देखो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटेवा आधार, तो लंब तो हो गया आपके e स्क्वायर माइनस 1 और आधार कितना हो गया आपके 1, तो कर्ण निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा e आ जाएगा। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देख लो क्योंकि सारे 1 अपॉन ई टाइप के बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं 1 अपॉन ई, 1 अपॉन ई आधार बटेवा कर्ण, आधार बटेवा कर्ण होता है कोस इनवर्स, तो ये आ जाएगा 2 कोस इनवर्स 1 अपॉन में ए जो आपके इसमें दे रखा है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं शुरुआत में आपको कह रहा था कि क्वेश्चन हम डिफरेंट टाइप के कर रहे हैं। थोड़ा सा मेरा जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब चल रहा है, इस वजह से क्लासेज आपकी 3 लेक्चर के बाद आज जो 4th लेक्चर है उसमें 1 दिन का गैप हो गया। मैं कभी नहीं चाहता हूं कि आपकी इरेगुलर क्लासेज हो, आपकी क्लासेज बिल्कुल रेगुलर ही होगी, डेफिनेटली हो भी रही है, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन आते हैं जिनको अटेंड करना भी ज़रूरी होता है, इस वजह से थोड़ा सा कभी कभी मिस हो जाती है क्लासेज। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो हमें आगे तक चलना है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जंपिंग थोड़ी ज़्यादा करी है, लेकिन आप जब क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको लगेगा कि ये तो करवा चुके हैं सर। क्लियर? अब मैं बढ़ता हूँ आगे। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, 73 वाला क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं और इसमें आपको उत्केंद्रता पूछी गई है। उत्केंद्रता एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है। अब उत्केंद्रता अगर आपको निकालनी, सबसे पहले इसको कंप्लीट स्क्वायर में बदल दो। तो कंप्लीट स्क्वायर में बदलने के लिए
ये तो 9x² है ही, ये तो अकेला है, लेकिन y² का द्विघाती भी है और एक घाती भी, इसका मतलब ये द्विघात कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। तो मैं 5 कॉमन निकाल लेता हूं, ये बन जाएगा आपके y² माइनस 6y, क्लियर, और बराबर में 0, क्लियर। अच्छा, y² का गुणांक तो +1 बना दिया, उसके बाद y का गुणांक कितना है 6, का आधा कितना हो जाएगा 3, यानी आपको 3 का स्क्वायर जोड़ना और घटाना है। तो आप इधर क्या जोड़ोगे 9, 3 का स्क्वायर हमने जोड़ दिया। अच्छा, लेफ्ट साइड में जोड़ रहे हैं तो राइट साइड में भी तो जोड़ेंगे, तो राइट साइड में कितना जुड़ेगा, तो 9 × 5 45 जुड़ेगा, क्योंकि 45 के बराबर काम कर रहा है ना, क्लियर। तो ये आपके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके 9x² + 5y - 3 का होल स्क्वायर और बराबर में 45, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो x² अपॉन में 5 और y - 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल में 1। a² की वैल्यू तो आ गई आपके, a² की वैल्यू तो आ गई आपके 5 और b² की वैल्यू आ गई आपके 9, जो आपके सेकंड टाइप का हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पर b² भारी पड़ रहा है। तो फिर आपको क्या निकालनी, उत्केंद्रता, तो c निकाल लो सबसे पहले। c क्या हो जाएगा आपके, c बराबर हो जाएगा √b² - a², तो 9 में से 5 जाएगा तो 4, यानी 2 बन जाएगा। तो उत्केंद्रता आपको निकालनी है और उत्केंद्रता हो जाएगी आपके c अपॉन में b। c का मान कितना 2, b का मान कितना हो जाएगा आपके 3, तो 2/3 आपका आंसर हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अगला जो सवाल है ये कह रहा है कि एक दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता और नाभियां आपको दे रखी है और समीकरण आपको निकालना है, क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर इसका आंसर तो वैसे डायरेक्ट ही तैयार ही है, आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो पहले ही निकल जाएगा। नाभियां किस एक्स पर है, एक्स एक्स पर है। एक्स एक्स पर किसकी नाभियां होती है, फर्स्ट टाइप की, क्लियर। अच्छा, ये तो वास्तव में बराबर में 0 है, तो ये तो फिट बैठते ही नहीं है, क्योंकि बराबर में तो 1 होना ही चाहिए, क्लियर, बराबर में कोई संख्या होनी चाहिए। बची इन दोनों की बात, तो अगर आप इसको लिखते हो तो x² के अपॉन में तो आएगा आपके 16 और y² के अपॉन में आएगा 12, x² अपॉन 16 और y² अपॉन 12, और ये आएगा x² अपॉन 12 और y² अपॉन 16। ये सेकंड टाइप का है जिसकी नाभियां y एक्स पर होगी, ये फर्स्ट टाइप का है जिसकी नाभियां x एक्स पर होगी। तो ये आंसर होगा, इसका आंसर ये हो गया, क्लियर। ये इसका आंसर नहीं है। तो स्टूडेंट ये देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे भी आप सोच सकते हो। अब मैं यहाँ पर प्रॉपर मेथड की अगर बात करूँ कि सर मुझे तो प्रॉपर मेथड से चाहिए इसका सॉल्यूशन, तो प्रॉपर मेथड से चाहिए तो कैसे करेंगे। देखो, नाभियां x एक्स पर दे रखी है, तो नाभियां क्या होती है आपके, क्योंकि +-c0 आपको दे रखा है +-2 के बराबर, तो c का मान कितना हो गया आपके 2 हो गया। किसी भी दीर्घवृत्त का समीकरण अगर आपको निकालना है तो x² अपॉन a² और y² अपॉन b² बराबर 1, यानी a² और b² चाहिए आपको। तो हम यही काम करने वाले हैं। ये आपके क्या हो जाएगा, अंडर रूट में a² माइनस b² बराबर कितना हो गया आपके 2 हो गया, एंड e बराबर आपको क्या दे रखा है, e बराबर आपको दे रखा है 1 अपॉन में 2। तो c का मान कितना होगा, e बराबर क्या होता है c अपॉन a, c अपॉन a बराबर 1/2। तो c का मान आपकी कितना है, c की वैल्यू आपकी 2 है, तो जैसे आप 2 पुट करोगे तो 2 अपॉन में a बराबर 1 अपॉन में 2, तो a का मान आ जाएगा आपके 4, a की वैल्यू आ गई आपके 4, क्लियर। तो स्टूडेंट फिर b की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो यहां रख दो ना, सिंस a बराबर क्या है 4, तो इसमें पुट करोगे तो 4 माइनस b² बराबर में 4, तो b² की वैल्यू कट जाएगा, ये 16 हो जाएगा ना, तो b² की वैल्यू आ जाएगी आपके 12। तो ये a² भी आ गया, b² भी आ गया, तो दीर्घवृत्त हो जाएगा आपके x² अपॉन में a² और प्लस इट मीन्स 16 और y² अपॉन में b² और बराबर में 1। तो 48 से गुणा करवा दो या 48 एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा आपके 3x² प्लस 4y² और बराबर में 48। ये आंसर आपके ए में ही दे रखा है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि इस दीर्घवृत्त की अनंत स्पर्शियों के बीच में अगर कोण अल्फा हो तो उत्केंद्रता ई हो तो सेक α/2 क्या होगा। इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से अगर करना चाहते हो तो एक काम करते हैं, मैं यहां पर a और b की वैल्यू लेट कर लेता हूं। लेट a बराबर b बराबर 1 में मान लेता हूं, तब ये अति परवलय
ये इस प्रकार बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1 बन जाएगा। क्लियर। अब आप इसकी अनंत स्पर्शिया निकाल लो पहले तो इसकी एसिम्पटोट्स कैसे निकालोगे, सिंस ये आपको F2 बराबर F0 दिखाई देना चाहिए, F2 बराबर F0। अच्छा वो खूब सारे तरीके हैं, लेकिन ये खूब सारे तरीके अनंत स्पर्शियों में हैं। अब अनंत स्पर्शियां तो अब तो यहाँ तो सरफेस पढ़ते हैं, सरफेस में इतना मजा भी नहीं आता, फिर भी मैं आप लोगों को वो सारी चीजें सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर F2 बराबर F0, तो ये आ जाएगी एसिम्पटोट जो होती है ना, एसिम्पटोट हो जाएगी इंस्पेक्शन मेथड से F2 बराबर 0। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर मान लो गैप मिनिमम 2 पावर का हो ना, तो वो अपना आंसर हो जाता है। मतलब F2 वाला जो होता है ना, बड़ा वाला, वो आपके एसिम्पटोट का संयुक्त समीकरण हो जाता है। तो एसिम्पटोट्स ये आ जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो फर्स्ट एसिम्पटोट ये आ जाएगी एक्स माइनस वाई बराबर 0, और सेकेंड एसिम्पटोट आ जाएगी आपके एक्स प्लस वाई बराबर 0। क्या ये दोनों समीकरण आपको लंबवत नहीं दिखती? लंबवत है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अनंत स्पर्शियों के बीच में कोण अल्फा हो, दोनों के बीच में आपने जो कर्व माना है उसकी जो अनंत स्पर्शियां हैं उनके बीच में कोण कितना रहा, 90, जो आपके अल्फा दे रखा है। क्लियर। सिंस दोनों के मध्य कोण 90 है, अतः अल्फा बराबर जो कह रखा है इसका मान कितना हो गया, 90 हो गया। बस आपका काम आसानी से होने वाला है। ये कह रहा है उत्केंद्रता ई हो, तो आपने जो अतिपरवलय माना इसकी उत्केंद्रता क्या होती है, सिंस ये आयतीय अतिपरवलय है, तो क्या है, तो अतिपरवलय ना। सिंस ई बराबर इसकी क्या होती है उत्केंद्रता, √2 होती है। क्लियर। तो स्टूडेंट ई बराबर √2 हो गई ना, तो अल्फा का मान आपके पास आ गया, ई का मान आ गया, तो ये कह रहा है कि सेक अल्फा बाई 2 क्या होगा, तब सेक अल्फा बाई 2 इट मीन्स सेक 45, ये आ जाएगा आपके √2। तो ये कह रहा है कि सेक अल्फा बाई 2 को किसके बराबर लिखा जा सकता है, तो ई का मान √2 है, तो ये हो जाएगा। क्लियर। एक तरीका ये है, एक और मेथड, बहुत सारे मेथड हैं। मैं आप लोगों को पर्टिकुलर एसिम्पटोट के बारे में ये कहता आ रहा हूं कि आप लोग वेट करिए, एसिम्पटोट आपको बहुत अच्छे से और बहुत शॉर्ट ट्रिक से पढ़ने का मौका मिलेगा। अगला सवाल है, एक दीर्घवृत्त की नाभि और लघु अक्ष के सिरों को मिलाने वाली रेखा एक्स अक्ष से 3π/4 कोण बनाए तो ई का मान कितना होगा। देखो कैसे, ये मान लो दीर्घवृत्त हो गया, और ये इसकी नाभि हो गई एस इसकी नाभि हो गई। ये कह रहा है कि लघु अक्ष के सिरे, तो लघु अक्ष का सिरा मान लो ये बी और B2 होता है ना, एक सिरे को मिला लेते हैं कि नाभि को जब लघु अक्ष के सिरे पर मिलाते हैं तो एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनता है वो 3π/4 का है। तो हमें ई का मान बताना है। तो ई का मान बताना, तो एक बात बताओ, ये एस जो पॉइंट है इसके निर्देशांक AE, 0 और इसके निर्देशांक क्या होंगे 0, B। तो मैं एक काम करता हूं ना, SB का ढाल निकाल लेता हूं, आपको ढाल ही तो दे रखा है 3π/4। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर हम बिल्कुल यही करने वाले हैं, सिंस SB का ढाल ये हो जाएगा आपके m बराबर y2 माइनस y1 इट मीन 0 माइनस b अपॉन में x2 माइनस x1 इट मीन AE माइनस का 0। ये डाल आपको दे रखा tan 3π/4, tan 3π/4 इक्वल में माइनस का b अपॉन में AE, तो ये माइनस का b अपॉन में AE हो गया। क्लियर। आपको उत्केंद्रता निकालनी है। क्या निकालनी है? उत्केंद्रता। देखो यहां पर ये क्या आ गया, AE बराबर B आ गया। भाई उत्केंद्रता कैसे निकालेंगे, E का मान तो B अपॉन A हो गया वैसे, और कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, अभी फटाफट ही आ जाएगा। E बराबर, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, E बराबर, आगे बढ़ने के दो रास्ते हैं, E बराबर क्या हो गया 1 अपॉन में B हो गया। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर E की वैल्यू B अपॉन में A आ गई। यहाँ से एक मुश्किल में हम बच सकते हैं कि अब E का मान B अपॉन A तो अनुपातिक रूप में दे ही नहीं रखा है, न अपने पास B और A का अनुपात, तो फिर क्या करना चाहिए, आप इसका एक बार वर्ग कर दो ना इसी का। तो अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो A स्क्वायर E स्क्वायर बराबर में B स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A स्क्वायर E स्क्वायर बराबर में
बी स्क्वायर। इससे क्या होगा, तो देखो फिर यहाँ पर सिंस ई बराबर होता है आपके सी अपॉन में ए, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइप का माना है, तो अगर आप इसको इधर लेके आते हो तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हम लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट, ए स्क्वायर ई स्क्वायर और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ भाई, फर्स्ट टाइप का दीर्घवृत्त है इस वजह से। तो बी स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ऐसा आप लिख सकते हो। तो मैं इस बी स्क्वायर की जगह यही करने वाला हूं बिल्कुल। तो देखो फिर यहां पर ए स्क्वायर ई स्क्वायर और ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। क्लियर। तो स्टूडेंट अगर इसको दोनों को इधर लेके आते हो तो 2a स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो ई स्क्वायर बराबर 1/2 और ई की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में √2, जो आपके डी ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 कैसे करेंगे। इसमें दीर्घवृत्त का आपको केंद्र दे रखा है -1,1, दीर्घ अक्ष दे रखी है आपको 8 और ये है दीर्घवृत्त 1 3 बिंदु से जाता है, तो आपको इसका समीकरण निकालना है। मैं तो ये कहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को सोल्व क्यों करते हो, आप इस क्वेश्चन को मौखिक ही चेक करो ना यार। मौखिक कैसे चेक करोगे, पहले देखो कि इस बिंदु को संतुष्ट करने वाले कितने समीकरण हैं। अच्छा एक बात तो, केंद्र को संतुष्ट करेगा क्या, केंद्र भी समीकरण को संतुष्ट करता है क्या, नहीं करता है, केंद्र बाउंड्री पर नहीं होता है, इसलिए केंद्र को संतुष्ट करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो देखिए 1 3 को संतुष्ट करने वाले कितने ऑप्शन है पहले तो, क्योंकि 1 3 से जाता है ना, तो x बराबर 1 रखोगे तो ये तो हो जाएगा 0 और y बराबर 3 रखेंगे तो ये 16/16 बराबर 1, यानी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल। 1 3 इसमें रखोगे तो बिल्कुल ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। 16/64 1/4 1 के बराबर नहीं होता है। फिर 1 3 इसमें रखोगे ना, तो 1 3 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, 1 रख रहे हो ना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 1/16, 3 रख रहे हो ना, तो ये हो जाएगा फिर 4/16 यानी 1/4, तो ये भी आपके 1 नहीं आएगा, ये भी संतुष्ट नहीं आ रहा। फिर 1 3 इसमें रखोगे, 1 रखोगे इसमें तो कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 यानी 1/, कितना हो जाएगा 4, और 3 इसमें रखोगे तो ये भी कितना हो जाएगा आपके 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये 1 आ जाएगा। तो आंसर तो एक ही बार में आ गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अच्छा स्टूडेंट, अगर मान लो दो ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट करते तो फिर आपको क्या करना पड़ता, फिर आपको चेक करना पड़ता है कि केंद्र किसका आ रहा है, केंद्र 1 -1 किसका आ रहा है। तो जब समीकरण ऐसे लिखते हैं ना, देखो केंद्र अगर x1 y1 होता, केंद्र x1 y1 वाले का समीकरण अगर आपको लिखना होता तो x - x1 का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, y - y1 का होल स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर बराबर में 1। क्लियर। तो आप इन सबका जब केंद्र निकालते हैं ना, तो देखो x की वैल्यू x - x1, तो x1 पॉजिटिव, x1 नेगेटिव और x1 नेगेटिव, तो x1 तो अपने पास पॉजिटिव, ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो जाते। फिर जब y1 निकालते हैं तो इसमें तो y1 आता -1, इसमें भी y1 आता -1, तो इसका जो केंद्र है वो तो 1 - 1, इसका केंद्र है वो है 1 - 1, दोनों का केंद्र तो ठीक है, लेकिन बिंदु को संतुष्ट करने वाली स्थिति इसी में आ रही है। और दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी है 8, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई आप निकाल लेते, आपके 8 किस में आता आपको पता चल जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट इस तरीके के क्वेश्चन है, ये आप लोगों को विशेष ध्यान से करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थीम पर चलता है तो आपको इस चीज का फायदा उठा लेना चाहिए, क्योंकि लिखने में तो काफी लंबा समय लग जाता है, अपना तो काम पहले ही हो जाता है। ये कह रहा है कि एक दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त की नाभि लंब के एक सिरे पर खींचा गया अभिलंब, ये मैं इसका डायग्राम ऊपर बना रहा हूं, ये जो 84 वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसका डायग्राम मैं ऊपर बना रहा हूं, क्योंकि जगह खाली रह गई ना, तो खाली जगह का सदुपयोग कर लेते। देखो इसके दीर्घवृत्त की नाभि लंब के एक सिरे पर, मान लो ये नाभि लंब है इसकी, ये इसकी नाभि लंब है, और जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके ए ई और बी स्क्वायर अपॉन में ए, ये नाभि लंब के कोऑर्डिनेट हो गए। ये कह रहा है कि दीर्घवृत्त के नाभि लंब के एक सिरे पर खींचा गया अभिलंब
लघु अक्ष के एक सिरे से गुजरता है, लघु अक्ष के मतलब दूसरे सिरे से गुजरता है। तो स्टूडेंट लघु अक्ष यहां पर नाभिलंब खींचोगे तो इससे तो गुजरने से रहा, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए, इसी से गुजरेगा, तो इससे गुजरेगा भैया, ये नाभिलंब के दूसरे सिरे से गुजरता है यहां से, और इस बिंदु के निर्देशांक क्या है आपके 0,-b, ये n आ गया। तो स्टूडेंट तब हमें बताना है कि इसकी उत्केंद्रता अगर E हो तो फिर कौन सा स्टेटमेंट राइट होगा। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, सबसे पहले आपको AE,B² से जाने वाले अभिलंब का समीकरण लिखना है और उसको 0-b से संतुष्ट करवाना है। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर 84 का जो डायग्राम है वो आपको यहाँ पर बना दिया गया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ देखो, सबसे पहले एक दीर्घवृत्त में बना लेते हैं। लेट x² a², एक दीर्घवृत्त में बना रहा हूँ y² और किस टाइप का बना रहे हो, फर्स्ट टाइप का बना रहे हो, क्योंकि डायग्राम आपने जो लिया है वो फर्स्ट टाइप का ही है। तो सेकंड टाइप का भी बना सकते हैं, फर्स्ट टाइप का भी बना सकते हैं, जब अपनी मर्जी है तो फर्स्ट टाइप का बनाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर आप अगर dy/dx निकालते हो तो 2x/a² प्लस 2y/b² dy/dx बराबर 0। तो y1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके -b²x/a² हो जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर इस p पॉइंट पर 8p AE, b²/a पर dy/dx कितना आ जाएगा, तो -b²/a² और x की जगह AE और y की जगह हम क्या लिख देंगे b²/a। तो इसको सरल करने पर यह आंसर आएगा -e। क्लियर। तो फिर मैं यहां पर क्या लिखूंगा, p पर अभिलंब का समीकरण कैसे लिखते हैं, यह आ जाएगा y-y1 और -1/dy/dx और x -x1। समझ रहे हो ना बात को, y-y1 -1/dy/dx और x -x1। तो सबको अगर आप इस e को इधर ले आते हो तो यह आ जाएगा ey और माइनस का b²/a e और बराबर में x माइनस का ae। क्योंकि ये n जो आया है ये 0-b से जाता है तो संतुष्ट करेगा। क्लियर। जो 0-b से जाता है अतः संतुष्ट करा दोगे, x की जगह 0 और y की जगह रख दो आप -b, तो ये आ जाएगा -be और -b²/ae और बराबर में -ae। क्लियर। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम तो ये काम करो कि इस एक को इधर ले लो पूरे को ही। अच्छा ई से ई कट ही जाएगा क्या, ई से कट जाएगा, ये भी गजब हुआ। चलो कट जाएगा तो काट देते हैं, ई से ई को तो मैंने काट दिया एक बार के लिए, तो गलती तो नहीं हो जाएगी, ऐसा कट रहा है क्या वास्तव में, गजब हो रहा है। ठीक है, ई में आंसर चाहिए, कटेगा तो काटेंगे बोर क्या, ये कट जाएगा। और अब मैं क्या करने वाला हूं, माइनस से माइनस को काट देता हूं और एक को पूरे को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूं तो ये आ जाएगा ए बी और प्लस में b² और बराबर में a², ऐसे हम लिख सकते हैं। क्लियर। अच्छा स्टूडेंट यहां पर देखो, अब मैं इसको राइट साइड में लिख रहा हूं और यहां पर मैं लिखने वाला हूं, ये बन जाएगा आपके AB बराबर a² माइनस b², क्योंकि आपको सब कुछ ई में चाहिए। किसमें हमें निकालना है, ई में। कैसे निकालेंगे देखो, ये जो रिजल्ट है a² माइनस b², इसको आप क्या लिख सकते हो, a² माइनस b² और एक तरफ लिखा हो आपके AB। आपको उत्केंद्रता बनानी है, ये लिखा हुआ आपके सामने, मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं कि b² बराबर क्या है a² माइनस a² e²। तो मैं इस b² की जगह क्या रख देता हूं a² माइनस a² e², क्योंकि मुझे इधर भी b² चाहिए तो मैं पहले वर्ग कर लेता हूं, एक बार क्या कर लेता हूं मैं वर्ग। तो अगर मैं वर्ग करता हूं तो a² b² बराबर a² माइनस b² का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर मैं b² की वैल्यू ये पुट कर रहा हूं जो क्या है आपके a² माइनस a² e² और बराबर में a² माइनस b² की जगह जब हम पुट करेंगे ये वाला रिजल्ट तो ये आ जाएगा आपके a² और प्लस का a² e² का होल स्क्वायर। इससे तो ये कट जाएगा। क्लियर। लेफ्ट साइड में क्या बचेगा आपके, लेफ्ट साइड में रिजल्ट आ जाएगा आपके a² माइनस
ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और राइट साइड में एक ए स्क्वायर तो मैं लिखना भूल गया, देखो कैसे मैंने वर्ग किया ना, तो ये बी स्क्वायर की जगह ही तो रखा था मैंने, तो ये एक ए स्क्वायर ये यहाँ पर भी रह गया, इसको लिखना नहीं भूलना है। तो फिर लेफ्ट साइड में वापस मैं लिख रहा हूं, ये बनेगा आपके ए की पावर में 4 1 माइनस ई स्क्वायर और बराबर में ए की पावर 4 ई की पावर में 4, ये तो इसको काट देगा। और अब आप देख लो कि कौन सा आंसर आ रहा है, ई की पावर 4 प्लस ई स्क्वायर और माइनस का 1, ये इसका आंसर होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट अविलंब आप चाहें तो इस पर भी निकाल सकते थे, लेकिन इस पर अगर ले रहे हो तो फिर दूसरे वाले सिरे पर जाएगा, इस पर ले रहे हो तो इस वाले सिरे से गुजार दो। अगला सवाल है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम ही है। एक अतिपरवलय एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर के इस बिंदु पर खींचा गया विलंब वापस अगर इस बिंदु से गुजरे तो T1 T2 का मान निकालना। क्या करेंगे, हम इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण निकाल लेते हैं, जो अभिलंब का समीकरण आएगा उसको इससे संतुष्ट करवा देंगे। क्लियर? तो सबसे पहले ये देखो कि जो परवलय दे रखा है एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर में 0, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा आपके माइनस का वाई अपॉन एक्स। तो इस P पॉइंट पर, ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट पर, तो P पर डी वाई अपॉन डी एक्स इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का C अपॉन में T और ये आ जाएगा आपके सी टी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके माइनस का 1 अपॉन में टी स्क्वायर। क्लियर? तो देखो यहां पर फिर पी पर एन का समीकरण ये आ जाएगा y माइनस y1 और माइनस वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स और x माइनस x1। क्लियर? तो एक काम करते हैं ना, ये बन जाएगा आपके y माइनस सी टी सी अपॉन टी और बराबर में टी स्क्वायर एक्स और माइनस का सी टी क्यूब, क्योंकि यह इस बिंदु से गुजरता है तो संतुष्ट करवा देंगे हम। क्लियर? जो सी टी डैश और सी अपॉन टी डैश से जाता है तो संतुष्ट करो भाई। तो y की जगह तो आप रख दो सी अपॉन में टी डैश माइनस का सी अपॉन टी है और टी स्क्वायर इंटू एक्स, तो टी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू एक्स है ना, तो सी टी डैश और माइनस का सी टी क्यूब हो जाएगा। तो सी से सी तो गायब हो जाएगा, देखो सी से सी तो कंप्लीटली गायब हो जाएगा और बाकी जो बचेगा ना, क्योंकि सी तो कॉमन आके कट जाएगा और बाकी जो बचेगा उसमें मैं एलसीएम ले लेता हूं टी इंटू टी डैश, तो ये आ जाएगा आपके टी माइनस का टी डैश। ऐसे ही यहां से अगर आप टी स्क्वायर कॉमन लेते हो तो ये बनेगा आपके टी डैश माइनस का टी बनेगा। क्लियर? तो स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हो तो मुझे लगता है कि ये गुणनखंड और ये गुणनखंड एक ही है, बस -1 आ जाएगा। तो आपकी रिजल्ट इस प्रकार आ जाएगा -1 अपॉन में टी डैश और बराबर में टी स्क्वायर, इट मीन्स टी क्यूब टी डैश बराबर में माइनस का 1 आ जाएगा, जो आपके इस ऑप्शन में देगा। आज का लास्ट क्वेश्चन 94 वाला ले रहा हूं और अति परवलय ये दे रखा है, अति परवलय और इसमें असमतोट के बीच में कोण निकालना है। तो असमतोट के बीच में कोण निकालना है, कितनी हाईएस्ट पावर है। बिल्कुल सिंपल मेथड बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल और लॉजिकल मेथड और एग्जैक्ट जो मेथड है वो आपकी एसआर श्रेणी में से तो मैंने एक क्वेश्चन भी आप लोगों को उस तरीके से नहीं करा, क्योंकि मुझे पता कि बहुत लिमिटेड पार्ट असमतोट का दे रखा है। अति परवलय की असमतोट के बीच में कोण निकालना है, कितनी मैक्सिमम पावर है, 2 पावर है। तो अब आपको क्या करना है, जितने भी 2 पावर के हैं उसमें आपको क्या करना है, x की जगह 1 और y की जगह m रखकर फाई 2m निकालना है। तो फाई 2m निकालोगे तो आ जाएगा 4 माइनस 9m स्क्वायर आ गया। x की जगह 1 और y की जगह क्या रख दिया, m रख दिया। अच्छा ढाल जो निकालने होते हैं ना, ढाल, क्योंकि दो रेखाओं के बीच में जो कोण है वो तो ढाल से आ जाएंगे, तो ढाल हमेशा हाईएस्ट वाला जो आता है ना, हाईएस्ट वाला चाहे फाई 3 हो चाहे फाई 4 हो, वहां से आते हैं। ढाल के लिए हम क्या करते हैं, फाई 2m बराबर 0 रखते हैं। तो अगर आप 4 माइनस 9m स्क्वायर को 0 के बराबर रखोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी +-2/3। तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा का सूत्र हो जाएगा
m2 माइनस m1, यानी एक रिजल्ट तो आपके 2/3 है और एक माइनस का 2/3 है, तो 2/3 प्लस 2/3 m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो ये आ जाएगा 4/9, जिसको सरल करने पर ऊपर तो 4/3 और नीचे आ जाएगा 5/9, तो सरल करने पर टेन थीटा बराबर आ जाएगा आपके 5/12, 5/12 आ जाएगा, 4/3 9/5, तो 3 बार 12/5, 12/5 आ जाएगा, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 12 अपॉन में 5। तो ये हो गया इस चैप्टर की एंडिंग मेरी तरफ से। अब रिमेनिंग क्वेश्चन के लिए आप उलझते रहें, करते रहें। 94 तक के जितने भी क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं सब मैं करवा चुका हूँ, इसलिए मैंने छोड़े हैं। आगे के क्वेश्चन के लिए क्योंकि 4 दिन हो चुके हैं, तो आप लोग भी अब ये उम्मीद करने लग गए हैं कि सर कब नया शुरू करोगे। तो अच्छा, एसआर सैनी फर्स्ट कंप्लीट हो गई है, ये एक खुशी की बात है। एसआर सैनी पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गई, सेकंड का तो लगभग हम 30% कवर कर चुके हैं, और जो टॉपिक बाकी हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट और नई एसआर सैनी के साथ। थैंक यू।